नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 60 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके सामने। एमसीक्यू फॉर्मेट में है और ये बहुत टफ है, तो इसलिए मैं आपको टारगेट देता हूं सिर्फ आधे, मतलब 30 प्रश्न सही करने का। यदि आपने 30 प्रश्न भी सही कर लिए मतलब तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो यहाँ पर साइंस, जीके और करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। जरूर सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी का एग्जाम देना है तो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करने के लिए मैं बोलता नहीं हूं, फिर भी लाइक कर दिया करो यार, अपने मन से लाइक कर दिया करो। मेहनत करते हैं तो एक लाइक बनता है। चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। किस पीएच मान पर दांत सड़ने लगते हैं? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो यदि पीएच मान 5.5 हो जाए तो दांत आपके सड़ने लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए 5.5 यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का सेरिबेलम मानव शरीर की मुद्रा एवं संतुलन को बनाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित रहता है। ये जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्रिप्टोगेम पादप क्या है? तो क्रिप्टोगेम पादप जो होता है वो फूल ना देने वाले पौधे होते हैं। फूल ना देने वाले पौधे को क्रिप्टोगेम पादप कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। पौधे को मिट्टी द्वारा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होता है? तो पौधे को मिट्टी द्वारा जिंक प्राप्त होता है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से जिंक प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका गेहूं के उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी, गेहूं के उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी? तो ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत है आपका जेबीएस हाल्डेन का। ऑप्शन नंबर बी, जेबीएस हाल्डेन ने यह सिद्धांत दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक अणु से हुई होगी। अगला प्रश्न देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है? तो घेंगा या गाइटर रोग यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन की कमी के कारण शरीर में घेंगा, यहां ये टाइपिंग मिस्टेक है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, घेंगा रोग थायरॉक्सिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर की पूंछ जैसा मैकाक या मैकाक्यू, ठीक है, या मैकाक्यू लिख के आएगा ये, या मेकाक लिख के आएगा, ये इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको और कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिलियर्ड लंगूर। और ये जो है आपका लुप्त प्राय प्रजाति है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में भी पाई जाती है, लुप्त प्राय प्रजाति है शेर की पूंछ जैसा मैकाक या मैकाक्यू, या फिर बियर्ड लंगूर। बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला लंगूर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका मधुमेह, मतलब शुगर की बीमारी जो होती है वो संक्रामक रोग नहीं है। बाकी आपकी टीबी, चेचक और हैजा ये सभी संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैल सकती है एक दूसरे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? तो मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए आपका ऑप्शन नंबर गुर्दा जिम्मेवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर एक, गुर्दा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान के लिए स्थान प्रदान करता है? तो गैसों के आदान प्रदान के लिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हो कुपिका। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। गिल्टी रोग या फिर एंथ्रेक्स किस कारण से होता है? तो गिल्टी रोग या फिर एंथ्रेक्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीटाणुओं के कारण होता है गिल्टी रोग या एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है हाइपोथैलेमस मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है?
तो हाइपोथैलेमस आपका जो है मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है। तो त्वचा जो है वो आपकी क्यूटेनियस टाइप की झिल्ली है। क्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर सी, त्वचा एक झिल्ली है, क्यूटेनियस टाइप की झिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जीव के कारण काला जार होता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिस्मेनिया के कारण काला जार होता है। ऑप्शन नंबर ए लीसमेनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के पाचन के लिए के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। तो प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में ऑप्शन नंबर ट्रिप्सिन मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है केशिका गुच्छ और ब्रोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं। तो केशिका गुच्छ और ब्रोमेंस ये आपके गुर्दे के भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए गुर्दा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो है आपका वो कीट से प्राप्त किया जाता है। कीट मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मानव जीवों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के माध्यम से होता है। तो मानव जीवों में जो प्रजनन होता है वो होता है आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म सही है। कोई एक युग्म सही है, बाकी सभी युग्म गलत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा एक युग्म सही है, बाकी सभी जो है गलत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है दुर्गंध नाशक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। तो दुर्गंध नाशक में आपका ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 1817 में जो है समान गुणों वाले तत्वों को किस समूहों में क्रमबद्ध करने का किसने जो है समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया था। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉबर्नियर ने जो है समूहबद्ध करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है। तो यहां पर आपको विकल्प क्या दिए हैं, कॉपर, सेलेनियम, टिन और आयरन। इसमें से जो धातु नहीं है वो आपका सेलेनियम एक धातु नहीं है, बाकी कॉपर, टिन और आयरन धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सोने का प्रतीक क्या है, HG, AG, MG या AU। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी AU सोने का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर AU राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल के खारेपन के लिए जिम्मेवार है। तो जल के खारेपन के लिए जिम्मेवार जो आयन है उसमें आपका कैल्शियम आता है और मैग्नीशियम आयन आता है। तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन खारेपन के लिए जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है। तो खाद्य उत्पाद में दुर्गंध जो आती है वो ऑक्सीजन गैस के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी, यदि ऑक्सीजन, ठीक है, यदि खाद्य पदार्थ जो पैक है उनको मिल गई या जार देर तक तो दुर्गंध आने लगेगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेवार है। तो ओजोन परत के पिघलने के लिए यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, CFC जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित धातुओं को क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो क्रियाशील में सबसे ज्यादा जो क्रियाशील होगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका सोडियम। उसके बाद उससे थोड़ी कम आयरन, उससे थोड़ी कम सिल्वर और गोल्ड सबसे कम क्रियाशील, ठीक है। सबसे ज्यादा सोडियम और सबसे कम गोल्ड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि वो अत्यधिक क्रियाशील होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है, बताइए। तो मीठी महक वाला पदार्थ यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एस्टर। ऑप्शन नंबर ए एस्टर यहां पर मीठी महक वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ब्यूटेन एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये हो गया।
ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र की एक प्रक्रिया नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका अमोनियाकरण जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है, बाकी वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और संघनन, इसमें जल चक्र कहीं ना कहीं जल का रोल है, अमोनियाकरण में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, सीसा या लेड तत्व का प्रतीक क्या है? तो सीसा या लेड तत्व का प्रतीक जो है वो पीबी है, प्लम्बम। ऑप्शन नंबर बी पीबी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को? ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन होना आवश्यक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जंग लगता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम पानी में नमक की जो है मात्रा जो मौजूद होती है, ग्राम मात्रा को जो है लवण कहा जाता है, लवणता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 1000 ग्राम पानी में जो भी लवणता मौजूद, नमक की मात्रा मौजूद रहेगी उसको लवणता कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो एक अम्ल और क्षारक के बीच की प्रतिक्रिया को जाना जाता है निष्प्रभावीकरण के रूप में। ऑप्शन नंबर ए निष्प्रभावीकरण, अम्ल और क्षार को मिला दोगे तो निष्प्रभावीकरण प्रतिक्रिया कहलाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनीकरण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपके नीले कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो यदि क्षार देखा जाए सही ढंग से मेल खाने वाला तो यहां पर आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है विंडो क्लीनर, ये एक जोड़ा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिर जाती है तो इसका क्या तात्पर्य है? बिल्कुल सिंपल है, इसका तात्पर्य है तूफान आने वाला है भाई। ऑप्शन नंबर ए बवंडर, तूफान बवंडर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? तो प्रकाश में सबसे तेज गति से, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा। तो प्रकाश जो है यहां पर डैश होना चाहिए, प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा। तो प्रकाश जो है वो आपका निर्वात में सबसे तेज गति से यात्रा करेगा। ऑप्शन नंबर डी निर्वात सही आंसर है। आवेग किसके तुल्य होता है? तो आवेग जो होता है वो आपका वेग के परिवर्तन के तुल्य होता है। वेग में परिवर्तन इक्वल टू आवेग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है त्वरण होता है, त्वरण किसके कैसा होता है? तो त्वरण जो होता है, त्वरण होता है बल के समानुपाती होता है त्वरण। ऑप्शन नंबर डी बल के समानुपाती होगा त्वरण, जितना बल लगाओगे वैसा त्वरण समानुपाती। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन के पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस बर्तन के पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है किसी आदर्श द्रव की शांतता कितनी होती है? तो किसी आदर्श द्रव की जो शांतता होती है वो होगी 0। ऑप्शन नंबर सी 0 होगी किसी भी आदर्श द्रव की शांतता। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की जो एसआई इकाई है वो होती है ऑप्शन नंबर ए वॉट प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए वॉट प्रति वर्ग मीटर ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों हो जाते हैं? बताइए। तो अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज में स्याही के पेन इसलिए लीक हो जाते हैं क्योंकि पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव होने के कारण लीक होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा के वेग को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो हवा के वेग को मापने के यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एनीमोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया घूर्णन गति के 2 प्रकार कौन से हैं? तो घूर्णन गति के जो 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है आपका स्पिन,
ठीक है, और दूसरा होता है कक्षीय। जैसे पृथ्वी अपनी इस कक्षीय चाल पे ही घूमती रहती, गोल गोल घूमती रहती है, और साथ ही साथ सूरज के चक्कर लगाती रहती है। तो घूर्णन गति के दो प्रकार, स्पिन और कक्षीय गति, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डैश बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए। आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच की दूरी को सीधी दूरी कहा जाता है। किसके? आघूर्ण भुजा। ऑप्शन नंबर ए, आघूर्ण भुजा बल। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो 2r दूरी पर गुरुत्वाकर्षण का मान पूछा है, तो 2r दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g/9 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? बताइए, किसकी इकाई पास्कल नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो आपको बता दें, यंग का मापक, इसकी भी पास्कल है। तनाव, दबाव, जड़त्व आघूर्ण की पास्कल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण की पास्कल यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन डैश है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, कितनी होगी? बताइए। पृथ्वी के केंद्र से आप मतलब 2r की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसका वजन कितना हो जाएगा? तो उसका जो वजन है वो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1/4 वजन हो जाएगा, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापेंगे? तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व जो मापना है उसके लिए आपके पास होना चाहिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की सहायता से आप दूध का विशिष्ट गुरुत्व माप सकते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की? तो क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना ऑप्शन नंबर ए, मैक्स प्लांक ने की, या मैक्स प्लैंक भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहते हैं? तो गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से यदि होकर गुजरेगी तो उसको कहेंगे आप घुमाव गति। ऑप्शन नंबर सी, घुमाव गति यहां पर सही आंसर हो जाएगा। CHSL 2016 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइएटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, हाइएटोमीटर से वर्षा मापी जाती है, कितनी वर्षा हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर 1 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग कितना होगा? तो जब वो जमीन के साथ टकराएगी तो उसका जो वेग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती तो उस गति को क्या कहा जाता है? समझ रहे क्वेश्चन को? यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल पर और भी वीडियो हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जो है और बाकी वीडियो भी ज़रूर चेक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।